चलिए स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है ई वे बिल। लास्ट सेशन मैंने शायद आपको ये बोला था कि हम लोग को अकाउंटिंग एंट्रीज देखनी है और ई वे बिल भी देखना है, बोला था ना। चलिए ई वे बिल स्टार्ट करते हैं और ढंग से सुनेंगे। ये ई वे बिल है क्या? हमें ना सामान भेजना है एक प्लेस से। मान लीजिए ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है। हमें ये सामान प्लेस ए से ट्रांसफर करना है प्लेस बी को, और ये एक स्टेट में भी हो सकता है और ये इंटर स्टेट भी हो सकता है ना। अच्छा, अगर ये इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, बट ऑब्वियस है अगर किसी गुड्स का मूवमेंट होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, तो वहां पर आपको मूवमेंट से पहले जो बंदा, जो रजिस्टर्ड पर्सन, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन इसका मूवमेंट करवाएगा, उसको जीएसटी पोर्टल, जो कि स्पेशली ई वे बिल का है, अभी आएगा, उस पे आपको पहले उसकी सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। EWB ई वे बिल, EWB01 में, किसमें फॉर्म है EWB01, जो कि दो पार्ट में होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दो पार्ट में होगा ये ई वे बिल। पार्ट ए बहुत सिंपल है, इसमें वो बंदा जो सप्लायर है, जो वो रेसिपिएंट जो इस सामान को रिसीव करेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा, किस डेट से मूव करेगा, डेस्टिनेशन कहाँ होगा इसका, और इन लोगों का जीएसटीएन नंबर। इज इट क्लियर? ये उसमें डिटेल्स होती हैं पार्ट ए में। मेरी बात ढंग से समझना। पार्ट ए में क्या था? मेरा नाम, मेरा जीएसटी नंबर, उसका जीएसटी नंबर, कहाँ से चला है और कहाँ को जाएगा, वो डिटेल्स। इज इट क्लियर? प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ये डिटेल्स वहां पर होनी चाहिए। और सामान उसके बाद पार्ट बी की जब इंफॉर्मेशन भर लेंगे, पार्ट ए हो गया, उसके बाद पार्ट बी फिल करना पड़ेगा। पार्ट बी में व्हीकल नंबर क्या है, ट्रांसपोर्ट्स की डिटेल्स और ड्राइवर कौन है। इज इट क्लियर? उनकी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। ये होने के बाद ही आप अपना सामान मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर, बशर्ते उस सामान की कीमत वैल्यूएशन के हिसाब से 50,000 से अधिक हो। कितने से अधिक हो? 50,000 से अधिक हो। क्लियर है? इसका मतलब सर, अगर किसी सामान की कीमत वैल्यूएशन सेक्शन 15 के हिसाब से, उसमें क्या प्लस क्या माइनस अभी देखेंगे, वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है ईडब्ल्यूबी के लिए, वो हम लोग अभी देखेंगे। वो 50,000 के ऊपर अगर है वैल्यूएशन तो ही ईडब्ल्यूबी लगेगा, अदरवाइज उसके नीचे है तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। दैट इज एन ऑप्शन टू यू, कंपल्शन नहीं है फिर। क्लियर? चलो, कहता है ई वे बिल इज बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल इज बेसिकली अ कंप्लायंस मैकेनिज्म वेयर बाय वे ऑफ डिजिटल इंटरफेस। डिजिटली हम लोग ईडब्ल्यूबी फॉर्म भरते हैं। causing the movement of goods, upload the relevant information prior to the commencement of movement of goods and generate e-way bill on the GST portal। यही तो मैंने बताया, यही तो मैंने बताया कि कुछ और बताया? ठीक। Under this system, taxpayer would inform each transactions details to the tax department। इसके लिए टैक्सपेयर सारी डिटेल्स जीएसटी पोर्टल पर फिल करता है ताकि टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी डिटेल्स मिल सके, और उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, और ये वैलिड रहता है उस कन्वीनियंस के साथ, उस कन्वीनियंस के साथ जिसके लिए उस डिटेल्स को भरा गया है। पार्ट बी में क्या भरा गया था? ट्रांसपोर्ट्स की डिटेल। तो जो ई वे बिल लेकर ड्राइवर जाएगा उस पर लिखा रहेगा ये गाड़ी का नंबर, ये ड्राइवर का नंबर, तो वो मैच करना चाहिए। क्लियर हुआ? तभी वो वैलिड डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अच्छा,
In other words, e-way bill is an electronic document generated on the GST portal evidencing movement of goods. ठीक है सर, बहुत हो गया एक ही चीज बोलते बोलते। इतना तो समझ में आ गया कि सामान को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अगर मूवमेंट कराना है देन इट इज नेसेसरी टू हैव द ई-वे बिल। सर केवल ई-वे बिल से काम चल जाएगा क्या? सुन लो, ई-वे बिल के साथ साथ आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ई-वे बिल के साथ आपके पास बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा, ई-वे बिल के साथ आपके पास इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए। बोलो ना। ई-वे बिल के साथ आपके पास डिलीवरी चालान होना चाहिए। अब क्लियर हुआ? ई-वे बिल तो मूवमेंट के बारे में बताता है, टैक्स इनवॉइस उसकी एविडेंस देता है क्लियरली, ये है किस रीजन से, और बाकी सारी डिटेल्स देगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब तो ना जो ई इनवॉइसिंग है अगर वो मजबूरी है तो EWB के साथ ई इनवॉइसिंग या उसका QR कोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर याद होगा, और QR कोड। क्लियर? चलिए, कहता है the government may require the person in charge of a conveyance carrying any consignment of goods of value exceeding such amount। तो such amount का मतलब यहां कितना? 50,000 से ऊपर, 50,000 से ऊपर, exceeding ₹50,000 to carry with him such documents and such device। डिवाइस देखेंगे, RFID आएगा, अभी चिंता मत करना। RFID डिवाइस का नाम आएगा थोड़ी देर में, चिंता मत करना। या तो वो डॉक्यूमेंट्स कैरी करेगा वो कन्वेंस का पर्सन इंचार्ज, या फिर वो डिवाइस कैरी करेगा। क्लियर? दूसरा, द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी कैरिड एज अबाउट शैल बी वैलिडेटेड। वैलिडेटेड का मतलब क्या होता है कि जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो वो एक्सेप्ट हो गया होना चाहिए। वो क्या हो गया होना चाहिए? एक्सेप्ट हो गया होना चाहिए। वेयर एनी कन्वेंस इज इंटरसेप्टेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। रास्ते में अगर रोक लिया जाए गाड़ी को, अब पूछ करके तो है नहीं, हम अपने बिजनेस के लिए गाड़ी निकाले यहां से लेकर दिल्ली, रास्ते में कोई रोकेगा नहीं रोकेगा मुझे क्या पहले से मालूम है? नहीं ना। कोई रोक सकता है प्रॉपर ऑफिसर उसको दिखाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? प्रूफ्स होने चाहिए। Where any conveyance is intercepted by the proper officer at any place, he may require the person in charge of the conveyance to produce the proofs। यानी डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस को प्रोड्यूस करो ताकि वो वेरीफाई कर सके कि वो पर्सन सही तरीके से सामान को कैरी कर रहा है, न स्मगलिंग है, न टैक्स इवेजन का झंझट है। हाँ या ना? ये सारी चीजें पकड़ में आ सके। When to generate ई-वे बिल? इसके लिए मैंने कहा एक वेबसाइट है e-waybill.gst.gov.in। नॉर्मल आपके पास जो हम लोग को आज तक समझाया था मैंने आपको, gst.gov.in है हमारा एक पोर्टल जीएसटी के लिए, लेकिन इसके लिए ई-वे बिल जनरेट करने के लिए आगे ऐड कर दिया गया e-waybill gst.gov.in। बोलो, ये हमारा वेबसाइट है। क्लियर? पक्का? अच्छा, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू सप्लायर, रेसिपिएंट एंड ट्रांसपोर्टर। सर समझ में नहीं आया, सबको मिल गई क्या फैसिलिटी? हाँ। अच्छा सुनना ना, सुनो, ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, ये सेलर है और ये बायर है। सेलर माल सेल कर रहा है, बायर बाय कर रहा है, ये रजिस्टर्ड है, हो सकता है ये अनरजिस्टर्ड हो, ये अनरजिस्टर्ड है और हो सकता है ये रजिस्टर्ड हो, ये अनरजिस्टर्ड है, ये भी अनरजिस्टर्ड हो सकता है, ये भी रजिस्टर्ड हो सकता है और ये भी रजिस्टर्ड हो सकता है। इज इट क्लियर? पक्की बात?
क्लियर है? अगर हम बात करें पार्टीज की तो एक और पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है और वो है बीच में ट्रांसपोर्टर। ठीक है ना? यानी देखो तो 3 लोग हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे, बायर, सेलर एंड ट्रांसपोर्टर। हो सकता है ट्रांसपोर्टर के लिए मैंने आपको बता दिया हो कि उनको इनरोलमेंट तो करना पड़ता है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के लायक हो या नालायक हो, बात तो दोनों में वही है। लेकिन ट्रांसपोर्टर भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है, ये चीज याद रखना। अच्छा, यहां कितनी पार्टीज दिख रही हैं? 3। मूवमेंट का कॉज कौन होगा? या तो बायर या तो सेलर। लेकिन अगर ये लोग ट्रांसपोर्टर को ये फैसिलिटेट कर दे कि भैया तुम हमारे ओर से क्या भरोगे, ई वे बिल, तो उसको ये पावर दिया जा सकता है। ठीक है? अब देखो ना, ई वे बिल जनरेट करने की बेसिक स्टोरी तो हमको समझ में आ गई कि करना क्या है, कि जो मूवमेंट का कॉज होगा उसी को ई वे बिल फिल करना है। अब चाहे बायर हो, चाहे सेलर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो। बायर सेलर में अगर बायर रजिस्टर्ड है तो बायर, बायर सेलर में अगर सेलर रजिस्टर्ड है तो सेलर, अगर दोनों लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टर तो ट्रांसपोर्टर। इज इट क्लियर? अच्छा, इसके अलावा जो 50,000 की मैंने सप्लाई वैल्यू बताई एक्सीडिंग, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये प्रॉब्लम्स आएंगी, सर मेरी ओर से सामान निकला और सामान आज निकला 100 किलोमीटर की दूरी थी, 1 हफ्ता लग गया पहुंचने में। क्या लग गया? क्या 1 हफ्ता लगता है क्या सामान पहुंचने में, 100 किलोमीटर को क्रॉस करने में? गवर्नमेंट ने लिमिट्स बनाई हुई है, 100 किलोमीटर पर डे। क्लियर है? बात खत्म। 100 किलोमीटर की दूरी एक दिन में जा ही सकती है, पक्का। अगर मान लो ई वे बिल हम नहीं जनरेट कर पाए तो क्या होगा? अगर जनरेट किया और 1 दिन से ज्यादा लग गया सामान को पहुंचने में तो क्या होगा? 1000 किलोमीटर गाड़ी जा रही थी, उसकी वैलिडिटी मान लेते हैं 10 दिन थी, 15 दिन लग गया तो क्या होगा? रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो क्या होगा? रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और दूसरे गाड़ी पर सामान को लोड अनलोड करवाया गया तो उस समय क्या सिचुएशन आएगी? हो सकता है गाड़ी यहां से सामान दिल्ली लेकर के निकले, लेकिन लखनऊ में उसने गाड़ियां बदल दी, वो सामान 2 अलग अलग गाड़ियों में गया। या हो सकता है एक ही सामान एक ही आदमी का एक साथ 5 गाड़ियां लेकर के निकल रही हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं ना, कौन डील करेगा? यही चैप्टर डील करेगा। रास्ते में अगर गाड़ी पकड़ा गई तो उसका कैसे सिस्टम होगा? क्लियर है? गाड़ी अगर रोक ली गई है, प्रॉपर ऑफिसर ने आपकी गाड़ी रोक ली, कहा नहीं छोड़ेंगे जाओ, तो नहीं छोड़ेंगे तो उसका क्या सिस्टम बनेगा वो भी बता दो। आधे घंटे का हिसाब किताब होता है, कितना? सोचो, आधे घंटे के अंदर अपडेट, मतलब अपडेट करने का तो सिस्टम है उनके पास, 1 दिन 3 दिन का समय है प्रॉपर ऑफिसर के पास। लेकिन अगर आधे घंटे तक अगर गाड़ी उन्होंने ज्यादा डिटेन कर रखी है तो उसकी इंफॉर्मेशन ई वे बिल पर देनी पड़ती है। वो सारी डिटेल्स आती है, चिंता मत करना। कहने मतलब सारी प्रॉब्लम्स जो है रास्ते भर की अब हम लोग को यहाँ पर डील करना है। चलिए, ई-वे बिल इज जनरेटेड इन EWB1 by logging on this website, पता चल गया? This facility is available to supplier, recipient and transporter, ये भी पता चल गया? It can be generated through website, Android app, SMS using bulk upload tool and API etc. पॉपपेल वगैरह बताया था ना? It can be generated only by registered person on GST portal and also registered on e-way bill portal. GST पोर्टल पर भी जा करके आप अपना ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं और ई-वे बिल पोर्टल पर भी जा करके अपना ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर कैन जनरेट इट बाय इनरोलिंग हिमसेल्फ ऑन ई-वे बिल पोर्टल ओनली। मैंने पहले भी बताया, ट्रांसपोर्टर जो अनरजिस्टर्ड होते हैं वो भी अपने आप को इनरोल करेंगे यहाँ ई-वे बिल पोर्टल पर। जैसे रजिस्ट्रेशन, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं थी, बट ENR 1 करवाया था ना, उसी तरह इनरोलमेंट यहाँ भी कराना पड़ेगा। वहाँ भी कॉमन इनरोलमेंट करवाया था, यहाँ पर भी उनको इनरोलमेंट करवाना पड़ेगा। अच्छा,
ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट एक्सीडिंग ₹50,000। बता दिया, छोटी छोटी बातें थी, समझ में आई। इन रिलेशन टू सप्लाई फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, अगर सामान बिक रहा है यानी कि ट्रांजेक्शन हो रहा है और ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, सर ऐसे कैसे। मान लो हमारे यहाँ पर एक ऑफिस है, हमको यहाँ से सामान भेजना है अपने ही दूसरे ऑफिस में दिल्ली में, क्या हम बेच दे, मतलब दिल्ली नहीं, चलो सेम स्टेट है, यूपी टू यूपी, एक ही स्टेट में एक जगह से सामान दूसरी जगह सामान ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या हम सामान बेच दें, सप्लाई हो रही है क्या, नहीं ना, सेम पैन नंबर, सेम पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या वहां पर बिल ऑफ सप्लाई या टैक्स इनवॉइस जनरेट कर दे, नहीं, उस समय डिलीवरी चालान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, डिलीवरी चालान। मैंने अभी ऊपर बताया था ना, ये देखो लास्ट वाला डिलीवरी चालान, क्लियर। डिलीवरी चालान बताया था ना, जहां पर आपका सप्लाई नहीं होता एक्चुअल में, तो वहां पर अदर देन सप्लाई के केस में आपको डिलीवरी चालान देना पड़ेगा। देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल, गुड सेंड टू जॉब वर्कर। हाँ भाई, जॉब वर्कर को सामान मैंने भेजा है, बेचा नहीं है, मैंने कहा इस पे पेन पे पैकिंग करके भेज दो वापस, पेन को बाबू ऑफ कर देना, तो क्योंकि कुछ लोगों को निन्नी आ रही है। गुड सेंड टू जॉब वर्कर, जॉब वर्कर के पास सामान भेजा, क्या भेजा। हाँ, पढ़ाई वैसे भी बोर होती है, बहुत बोर होती है, केवल आंख उन्हीं 3 घंटों के लिए खोलती है जब एग्जाम का पेपर होता है, उस समय दिमाग 100 गुना तेजी से काम करता है। अच्छा, हमें तो ये भी नहीं मालूम था हम ये सब लिख सकते हैं, अच्छा ये तो हम पढ़ते तो बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते, पूरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, है कि नहीं। 2 दिन बाद फिर वही होता है शुरू। उस समय 5 मिनट की कीमत पता चलती है, कितने की, लास्ट का 5 मिनट, वही तो, एक एक मिनट कितना कीमती होता है। काश 1 मिनट और मिल गया तो 2 लाइन और लिख लिया होता मैंने, है कि नहीं। और यही सोचो कि 2 घंटे 50 मिनट तक ज्यादा दिमाग काम लास्ट में ये भी कर लूं वो भी कर लूं, और फिर बाहर आकर के कहते पेपर तो सिंपल था, कर नहीं पाया, अगली बार पेपर फाड़ देंगे और जब बाहर आएंगे तो कहेंगे पेपर क्या था, फाड़ू देखो, गुड सेंट टू जॉब वर्कर एंड गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, अगर हम सामान बेच नहीं रहे हैं, भेज रहे हैं अप्रूवल पर, जब सामने वाला हाँ कहेगा तभी तो सेल होगा, तभी तो सेल होगा। ये हमारा है डिलीवरी चालान के थ्रू। रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी, रेसिपिएंट नॉट नोन, और लिक्विड गैस है, ठीक है छोड़ दो, ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन रजिस्टर्ड पर्सन, छोड़ देते। तो हमें जो है मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, किस लिए, सप्लाई के कारण, अदर देन सप्लाई, ठीक है ना। ये लास्ट वाला जो है, तुम लोग अगर कंफ्यूज हो तो यहां पर बस लिख देना आरसीएम बेसिस, कि अगर सामान सामने वाले ने अनरजिस्टर्ड ने हमको सप्लाई किया है, नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट देयर ऑफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, देन दिस वन केस, ठीक है ना। हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, सप्लायर, सप्लायर, रेसिपिएंट एंड रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। सर हमको समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा ना, अगर सेलर रजिस्टर्ड है और सामने वाला कहता है ना आप हमें हमारे प्रीमाइसेस में सामान भेज दो तभी हम खरीदेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, हम आपको सामान आपके ऑफिस तक डिलीवर करेंगे, प्रीमाइसेस तक डिलीवर करेंगे, इट मींस सामान मेरे कॉज पर मूवमेंट हो रहा है, तो मुझे ई-वे बिल जनरेट करना है। सामने वाला कहता है मैं आपकी ऑफिस पे आ रहा हूं सामान खरीदने के लिए, तो अगर वो अपनी गाड़ी लाता है या अपने ट्रांसपोर्टर का अरेंजमेंट करता है, इट मींस अगर सामान मूवमेंट होगा तो उस बायर के कॉज पर मूवमेंट होगा, क्लियर है। चलो मूवमेंट वो करवाना चाह रहा है लेकिन वो रजिस्टर्ड तो है ही नहीं, तो जो रजिस्टर्ड हो, तो कहा गया कि इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड एंड अंडरटेक टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, अगर मैं बेचने वाला रजिस्टर्ड हूं और मेरे ही कारण ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मुझे ही ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, देन आई एम कॉज द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। इन द सेम वे रेसिपिएंट, इफ रेसिपिएंट अरेंजेस ट्रांसपोर्ट फॉर इटसेल्फ, हाँ या ना,
एंड द लास्ट, इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड एंड रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। मान लो मैं माल बेचता हूं, मैं अनरजिस्टर्ड हूं, लेकिन सामान मेरे ही यहां से जा रहा है, लेकिन रजिस्टर्ड कौन है? रेसिपिएंट। देन इन दैट केस उसको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं ही इज द पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्लियर? मीनिंग बहुत सिंपल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक पार्टी क्या करेगी? ई वे बिल जनरेट करेगी। मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू शेल बी द वैल्यू। मैंने कहा ना वो 50,000 की कीमत कैसे निकालेंगे, तो सर हम लोगों ने तो सेक्शन 15 में जो पढ़ रखा है वो गलत है, वो इस पर्पस के लिए गलत है, उसको यहां मत ले आना। देखो, डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 15, लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने बाकी हैं। डिक्लेयर इन एन इनवॉइस, जो सेक्शन 15 के हिसाब से डिक्लेयर इन इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान एज द केस में बी इश्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट कंसाइनमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड, मैंने क्या बोला? इसमें शामिल करो। वहां पर हम लोग जब सेक्शन 15 के हिसाब से निकालते थे तो टैक्सेबल वैल्यू निकालते थे, सीजीएसटी एसजीएसटी को किनारे कर देते थे, तब हमें पता चलता था कंसाइनमेंट वैल्यू क्या है, मतलब वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन, उसके ऊपर टैक्स निकाला जाता था। क्यों? क्या करते थे हम लोग? इधर देखो, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई इनटू जीएसटी रेट, तब आता था जीएसटी की वैल्यू। इसको हम टैक्सेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम ई वे बिल के लिए वैल्यूएशन करते हैं या कंसाइनमेंट वैल्यू निकालते हैं, तो उस केस में सेक्शन 15 की वैल्यू जो ऊपर जानते हो प्लस जीएसटी, वो सॉरी यस, यानी एक तरह से देखो तो इनवॉइस प्राइस। कौन सी प्राइस? इनवॉइस प्राइस। अभी एक और एडजस्टमेंट है, सेंट्रल जिसमें ये सीजीएसटी एसजीएसटी सेस वो शामिल रहेगा, शेल एक्सक्लूड, क्या हटा दिया? द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द इनवॉइस इज इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स। चलो मान लो ये जो इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस प्राइस है, ये हमारा इनवॉइस सॉरी टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई हो, क्या हो? और बिल ऑफ सप्लाई इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसमें एग्जेम्प्ट आइटम हो केवल, बोलो ना, ये टैक्सेबल गुड्स हो, दिख रहा है? टैक्सेबल गुड्स हो और एग्जेम्प्ट गुड्स दोनों हो। तो अगर टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्प्ट गुड्स दोनों हो तो हम टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई देंगे। अच्छा, तो कहता है वैल्यू किसका लेना है, इसका लेना है या इसका लेना है या दोनों को ऐड करके लेना है? केवल और केवल टैक्सेबल गुड्स को लेंगे, और इसकी कौन सी वैल्यू लेंगे? इनवॉइस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? इनवॉइस प्राइस। बात समझ में आई? बस ये याद रखना। अब क्लियर है? पक्का ना? अब गलती नहीं होगी। क्या ऐड करते हैं? सेक्शन 15 की वैल्यू प्लस टैक्स की वैल्यू माइनस कर देते हैं अगर एग्जेम्प्ट आइटम्स होंगे तो, क्योंकि अगर केवल और केवल एग्जेम्प्ट आइटम्स अगर हम सेल करते हैं, मेरी बात ढंग से समझ लो, केवल और केवल एग्जेम्प्ट आइटम तो हमें क्या देना पड़ता है? बिल ऑफ सप्लाई। अगर उसकी कीमत 5 लाख भी हो ना तो जी ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? 50 लाख भी हो ना तो ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं। अब बात समझ में आई? इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, उसके साथ डिलीवरी चालान होना चाहिए ना? क्या होना चाहिए? डिलीवरी चालान होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल देख लोगे? मुझे नहीं बताना एग्जाम्पल, मैं बता चुका, जो कहानी तुम लोग को बतानी थी वो मैंने यहाँ पर बता दी। बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस दोनों साथ में हो तो उसमें से हम लोग एग्जाम्प्ट वाले को हटा करके ही देखते हैं, वो यहाँ कहानी वही बताई गई है। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना एक बार।
सर्टेन एक्सेप्शन, नो थ्रेशोल्ड लिमिट, ये वो दो केसेस हैं जहां पर देखो ना, अभी तक बताया कि 50,000 रुपए से ऊपर हो तो, 5 लाख हो, एग्जेम्प्ट हो तो बिल्कुल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं दो, जहां पर अगर 1 रुपए की भी अगर इनवॉइस कट रही है, 1 रुपए की भी सप्लाई हो रही है, जनरेट करना पड़ेगा। एक्सेप्शन है, नो थ्रेशोल्ड लिमिट। 50,000 की लिमिट है ही नहीं इन केसेस में, 50,000 की लिमिट है ही नहीं। जरा देखते हैं क्या है। Where goods are sent by principal located in one state to a job worker located in any other state, अगर प्रिंसिपल और एजेंट यानी जॉब वर्क करने वाला दूसरे स्टेट में है तो द ई-वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द प्रिंसिपल और द रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी हो। यानी मैंने ये बताने की कोशिश की, अगर ये प्रिंसिपल है और ये जॉब वर्कर है, अगर ये दोनों सेम स्टेट में हैं और 50,000 प्लस है, तब तो जरूरत पड़ेगी। yes, बोलो पक्का? yes, लेकिन अगर मैं यही चीज बोल दूं कि ये प्रिंसिपल है और ये जॉब वर्कर है, ये दिल्ली में है और ये पंजाब में है, तो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जीरो वैल्यू पर भी ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। क्लियर है? पक्का? yes, sir. 100%। Second exception, where handicraft goods are transported from one side state or union territory to another state or union territory by person who has been exempt from the requirement of obtaining registration। इसको ऑफ कर दो क्या, फैन ऑन। सेकंड पॉइंट, सेकंड एक्सेप्शन क्या है? फर्स्ट एक्सेप्शन तो समझ में आया होगा कि भाई अगर एक प्रिंसिपल अपने जॉब वर्क को अलग स्टेट में सामान भेजता है तो उसकी अगर वैल्यू 1 रुपए भी है तो उसको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। लेकिन दूसरा एक एक्सेप्शन है कि अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, भले ही वो एग्जेम्प्ट हो, क्या हो, भले ही वो एग्जेम्प्ट हो, तो उस केस में भी हमें ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब हैंडीक्राफ्ट आइटम है, वो 100% एग्जेम्प्ट है और मैंने कहा कि 100% एग्जेम्प्ट आइटम होते हैं, भले 5 लाख के हो, 50 लाख के हो, हमको ई-वे बिल नहीं जनरेट करना है। लेकिन अगर ये स्टेट चेंज हो जाए तो वहां पर हमें इसको जनरेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ऑप्शनल बिलो 50,000, मैंने कहा ना 50,000 की एक तो वैल्यू डिटरमाइन की गई है, बट इफ द पर्सन वांट्स टू जनरेट ई-वे बिल इवन ऑफ रुपीज 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, if it is zero, if it is below 50,000 then also they have an option to generate e-way bill। हाँ या ना, उनको ई-वे बिल जनरेट करने का एक ऑप्शन अवेलेबल है और ये अच्छी बात है कि ई-वे बिल आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है। Registered person or the transporter may generate and carry the e-way bill even if the value of the consignment is less than 50,000। कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज सुन लो, अगर कभी बताई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मॉडल समझना। ये मैंने सामान खरीदा और ये हमारा जीएसटी बिल आता है, यहां पर लिखा रहता है बिलिंग टू और यहां लिखा रहता है शिपिंग टू। इनका भी जीएसटी नंबर और अगर ये अलग है तो इनका भी जीएसटी नंबर, और ये बन रहा है आपका टैक्स इनवॉइस।
टैक्स इनवॉइस बनाने वाली जो पार्टी है वो है मिस्टर ए, और बिलिंग टू हो रही है मिस्टर बी को, और माल शिप हो रहा है मिस्टर सी को। ठीक है, इससे ये समझ में आया सेलर कौन है ए, बायर कौन है बी, और शिपिंग किसको हो रही है सी को। बी ने ए से कहा भाई सामान मैं खरीद रहा हूं लेकिन सामान कहां भेजोगे वो मैं बताऊंगा। पक्का ना? होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है कि तुमको अगर किसी को बर्थडे गिफ्ट देना हो, मान लो दिल्ली में है तो कैसे दोगे? पहले अपने यहाँ मंगाओगे फिर यहाँ भेजोगे। तो भैया अमेजन से ही ऑर्डर देना, फ्लिपकार्ट से, तो अपने नाम से मंगाओ, कार्ड अपना लगाओ, जीएसटी नंबर अपना दो, लेकिन एड्रेस डिलीवरी की उसकी दो। ठीक है ना? अच्छा, ये वही केस है। कैसे है बिल टू शिप मॉडल? इसको बिल टू शिप मॉडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, इसमें ए जो है बी को सेल कर रहा है। करना ये चाहिए था, पहले बी को सामान खरीदना चाहिए था, फिर ये सामान बी किसको भेजता? सी को। ऐसे ही होता कुछ। पहले ये सामान ए से किसके पास जाता? बी के पास। उसके बाद ये सामान जाता बी से सी के पास। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, डायरेक्ट चला गया। यहां दो बिल कटेंगे। क्या? तो यहां पर बिल दो कटेंगे, इसकी दो सप्लाई होंगी, सप्लाई नंबर 1 एंड सप्लाई नंबर 2। अब समझ में आई? हाँ या ना? दो टैक्स इनवॉइस कटेंगे। ए जो भेजेगा माल किसको भेजेगा? सी को। लेकिन बिल किसके नाम से काटेगा? देखो सामने लिखा है बी के नाम से काटेगा। बिलिंग टू, बिलिंग किसको कर रहा है? बी को। यानी टैक्स लेने का हकदार कौन है? बी। सी नहीं, सी नहीं, क्योंकि सामान खरीदा किसने? बी ने। तो क्रेडिट लेने का हक किसका बनता है? बी का। फिर एक बिल बी बनाएगा अपनी ओर से, सी के नाम से बिल काटेगा। क्या काटेगा? बी से सी को बिल जाएगा। अब क्रेडिट लेने का हक सी का है क्योंकि सामान भी उसी के पास है। इज इट क्लियर? तो ये वही एग्जांपल है बिल टू शिप टू मॉडल। There are three persons involved in a transaction, namely A is the person who has ordered B to send goods directly to C. B is the person who is sending goods directly to C on behalf of A. C is the recipient of goods. तीन पर्सन हो गए। वहां मैंने ए को बायर सेलर माना था, यहां पर ए को बायर माना गया है। ठीक, तो इन दिस कंप्लीट सिनेरियो टू सप्लाईज आर इन्वॉल्व। नंबर 1, इनवॉइस नंबर 1 विच वुड बी इशूड बाय बी टू ए। बी ने ए को माल बेचा, फिर ए ने सी को बेचा है, तो ए टू सी। दो इनवॉइस बनेंगे। नींद आ रही है तुम लोग को, हमें मालूम है अच्छी तरह से। सीखने का मौका मिल रहा है, जल्दी मिलता नहीं है। बहुत कम खुशकिस्मत बच्चे होते हैं जिनको सीखने का मौका मिलता है कि नहीं? अब तुम लोग अपनी खुशकिस्मती को बदकिस्मती में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम लोग के ऊपर है। ये हर बच्चे की किस्मत में नहीं होता कि उसके पास दो आंखें हो, दो हाथ हो या दो पैर हो। जिसके पास नहीं है उससे पूछ लो उसकी वक़्त क्या है। मिला है सब तो इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है, और कोई बात नहीं है। कितने आलसी हो गए, नहीं? क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर पे। मम्मी पापा दे रहे हैं, घूमना फिरना है, ऐश करना है। इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन ई-वे बिल। ई-वे बिल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फर्निश करती है? मैंने तो आते ही बताया, दो पार्ट में बनता है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए, पार्ट बी। पानी पी लो जा करके, अगर नींद आ रही है तुम लोग को तो। यहाँ तो बगल में चुल्लू भर पानी होगा, उसको भी पी लेना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें डूब तो सकते नहीं। चुल्लू किसे कहते बताओ? नाम भी कैसा रखा है, चुल्लू। सोचो अगर चुल्लू को चुल्लू बोले तो उसको बुरा नहीं ना लगेगा। देखो, दो पार्ट में बनता है। अच्छा चिंता मत करो, गाना सुना रहे तुम्हारे ऊपर, याद आ गया एक।
दो पार्ट में बनता है, पार्ट ए पार्ट बी। मैंने तुम लोग को शुरू में ही बता दिया, जो पार्ट ए है उसमें केवल नाम पते लिखे रहते हैं, जीएसटीएन नंबर लिखा रहता है, कहां से सामान आया है और कहां को जाएगा। बी में क्या लिखा रहता है, ट्रांसपोर्टर की डिटेल, बस यही तो बताया। देखो सामने वही आ गया। रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, मैंने यहां पर ये स्टार्स बनाए हुए हैं और ये स्टार्स को यहां पर मैंने पूरा किया हुआ है, दिख रहा है ना। क्लियर? अच्छा, कहता है रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड, जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो फर्निश इंफॉर्मेशन करेगा उस EWB1 में कमेंसमेंट के पहले पहले, बिना ई वे बिल को फाइनल किए आप गुड्स को आगे भेज नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। पार्ट ए फ्रॉम जीएसटी EWB कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रहेंगी पार्ट ए में, सप्लायर की डिटेल, रेसिपिएंट की डिटेल, प्लेस ऑफ डिस्पैच, प्लेस ऑफ डिलीवरी और डॉक्यूमेंट्स नंबर। इसके साथ क्या क्या है ई वे बिल के साथ, या तो टैक्स इनवॉइस होगा, EWB के साथ क्या है, बिल ऑफ सप्लाई होगा, EWB के साथ क्या है, डिलीवरी चालान होगा, EWB बिल के साथ क्या है, बिल ऑफ एंट्री। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस है तो इंपोर्ट का केस है तो, ठीक है ना, बात समझ में आई। वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी है वो होगी, HSN कोड क्या है और ट्रांसपोर्टेशन का रीजन क्या है, हाँ या ना। अब तुम लोग को इसमें दो दिक्कत आ रही होंगी, SKD और CKD। जो लिखा है रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ तो सप्लाई होगी या एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, जॉब वर्क होगा, रेसिपिएंट नॉट नोन होगा, लाइन सेल्स होगा, सेल्स रिटर्न होगा, एग्जीबिशन और फेयर्स होंगे, फॉर ओन यूज होगा, अदर्स होगा, कई सारे रीजन हो सकते हैं। मान लो हमारी एक फैक्ट्री है, दो जगहों पर है, मैं अपनी एक फैक्ट्री से सामान दूसरी फैक्ट्री में भेजना चाहूँ तो नहीं भेज सकता, क्या सेल दिखा दूँ, डिलीवरी चालान के थ्रू भेज दो, EWB बिल काट लो। अच्छा, अगर मैं अपना ही सामान दूसरी जगह पर नहीं, अपना ही सामान खुद कंज्यूम करना चाहूं और दूसरी जगह भेज रहा हूं कंज्यूम करने के लिए, तो क्या नहीं भेज सकता, EWB और डिलीवरी चालान के थ्रू हम भेज सकते हैं। लेकिन अगर खुद भी कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए सप्लाई माना जाता है, उसके लिए दूसरा सिस्टम है। चलिए, ये SKD और CKD क्या है, कहीं लिख लो। SKD का मतलब होता है सेमी नॉक्ड डाउन कंडीशन और CKD का मतलब होता है कंप्लीट नॉक्ड डाउन कंडीशन। मैं केवल अभी एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, सेमी नॉक्ड डाउन कंडीशन एंड कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन। ये सेमी नॉकडाउन कंडीशन और कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन क्या होती है, सुनना। तुम लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी चिमनियां लगी रहती हैं फैक्ट्री में, लगी रहती है ना, कितनी बड़ी होती है, सुन लो, 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट की चिमनीज होती है ना, होती है कि नहीं। अगर मान लो मैं चिमनी बनाने का काम करता हूं, लिख लो, देखो हम स्पेलिंग बता दे रहे हैं, ठीक है, सुनो पहले, सुन लो, तो गूगल मार लेना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, ठीक। सुनो इधर, हाँ, तुम लोगों ने चिमनियां देखी होंगी, बड़ी बड़ी चिमनी है, मैं सेलर हूँ, चिमनी को बेचता हूँ, क्या बनना बेचता हूँ, लोग आते हैं हमसे चिमनी खरीद के जाते हो, तुम रसोई वाली चिमनी नहीं, वो फैक्ट्रीज वाली चिमनी। अब कोई चिमनी खरीदने आया और चिमनी की गोलाई कितनी होगी जरा देखो, पूरी परिक्रमा करनी पड़ेगी, लंबी चौड़ी है कि नहीं, हाँ या ना। उसको एक ट्रक पे ला दो, बड़ी चिमनी 100-200 फीट की, ट्रक पे नहीं लगेगा, क्या बात कर रहे हो पहले वो तो रास्ते पर जाएगा कैसे, ट्रक नहीं उठेगा, पूछो कैसे। नहीं देखो ना तुम लोग तो कहाँ इसको, क्यों वही बात, थोड़ा नीचे देखते हैं ये तो अभी छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हुआ है फोटो, ऐसे कैसे ट्रक उलट जाएगा। अभी ये छोटा फोटो है, अभी इससे भी बड़ी बड़ी चीजें जाती हैं, इससे 10 टाइम्स बड़ी जाती हैं, चिमनी नहीं है भाई, मैंने ओवर डायमेंशनल कार्गो इसको क्या बोलते हैं, आएगा थोड़ी देर में, ये भी आएगा, आज नहीं आएगा, देखो ऊपर डेफिनेशन दी है, ओवर डायमेंशनल कार्गो। और ये छोटा सा एक एग्जांपल है, छोटी पिक दी है, पिक बड़ी होने से सामान बड़ा नहीं हो जाएगा, मींस इसी पिक में हम लोग बड़ी चीज भी रख सकते थे, लेकिन तुम लोग को देखने में थोड़ा अजीब लगता, ठीक है ना। ये ओवर डायमेंशनल कार्गो है, 100 टायर्स लगे रहते हैं, 150-150 200 टायर्स लगे रहते हैं, कितने
100 टायर्स लगे रहते हैं, सोचो इतनी। अभी तक हम लोग 16 चक्का 24 चक्का ट्रक ऐसे ही जानते हैं, 16 टायर 24 टायर ऐसे ही जानते हैं ना। गाड़ियां बड़ी बड़ी लेकिन 100 की भी होती है, ठीक है ना। यहाँ एंट्री नहीं कर पाएंगी यहाँ की सड़कों पर, बात दूसरी है। अदरवाइज तुम लोग अहमदाबाद सूरत में देखोगे तो इस तरह की गाड़ियां हैं, जो बड़े बड़े जहाँ पोर्ट्स वगैरह हैं वहाँ पर ये गाड़ियां मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो सीकेडी और एसकेडी समझ में आया। वहां पर चिमनी, अब मैं चिमनी को भेज दूं पूरा लाद करके, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल, उसको तोड़ तोड़ कर भेजेंगे। सेमी नॉकडाउन कंडीशन, कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन, इज इट क्लियर। आएगा, उसका भी एग्जांपल आएगा तो बिल्कुल बताएंगे, अभी फिलहाल इतना ही समझो। क्योंकि आ गया था वर्ड तो मुझे बताना जरूरी था, नहीं तो नहीं बताता, ठीक है। ई वे बिल will be generated by the registered person who caused the movement of goods, कई बार बता दिया, whether in his own convenience or a hired one, कई बार बता दिया, बात खत्म। आफ्टर फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी ऑफ EWB 01, ट्रांसपोर्टर की डिटेल भरने के बाद ही वो बंदा जो उस मूवमेंट का कॉज बन रहा है उसको पार्ट बी भर करके ही मूवमेंट कराना है, बिना पार्ट बी भरे मूवमेंट नहीं हो सकता। जरूरी नहीं वही पार्ट बी भरे। अच्छा क्यों? क्योंकि ऊपर मैंने कहा रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर हमने स्टार बनाए थे, जरा देखो स्टार का मतलब क्या है। हाउएवर इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए में बी फर्निश्ड बाय द ट्रांसपोर्टर, बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है ना, बाय द ट्रांसपोर्टर और बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। छोड़ दें इसको अभी, पक्का। पार्ट बी में क्या भरते हैं? गुड्स रिसीट नंबर, रेलवे रिसीट नंबर और फॉरवर्डिंग नोट नंबर और पार्सल वे बिल नंबर इशूड बाय रेलवे और एयरवे बिल नंबर और बिल ऑफ लैंडिंग नंबर। सर ये सब क्या है? जब आप सामान ट्रांसपोर्ट से ले जाएंगे, इस गाड़ियों से ले जाएंगे जो आपको दिखती हैं दिन भर, वहाँ ई वे बिल होता है। क्या होता है? अगर आप पार्सल यानी पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे तो पार्सल वे बिल नंबर है, बोलो। रेलवे से भेजेंगे तो रेलवे रिसीट नंबर मिलेगा, और अगर हवाई जहाज से भेजेंगे तो एयरवे बिल नंबर मिलेगा, और अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का केस होगा तो बिल ऑफ लैंडिंग नंबर होगा। इज इट क्लियर? पक्की बात है। व्हीकल नंबर फॉर रोड, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, डिफेंस व्हीकल नंबर, टेम्पोरेरी व्हीकल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेपाल और भूटान व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका रीजन देखा जाएगा। फिलहाल तुमको केवल इतना याद रखना है कि पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स भरी जाती है, बात खत्म। अब ट्रांसपोर्ट की डिटेल भरी जाती है, जानते हो एक वाहन ऐप आता है, नाम सुना है तुम लोगों ने? नहीं सुना है? डाउनलोड कर सकते हो, उसमें मेरी गाड़ी का नंबर डालो, मेरी गाड़ी का नंबर डालो, तुम्हें पता चल जाएगा किसके नाम से गाड़ी है और इंश्योर्ड है या नहीं, कितने साल पुरानी गाड़ी है ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। एक बंदा था जो गाड़ी ऐसे ही पार्क करता था गलत तरीके से हमारे घर के बाहर, तो ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी थी, परेशान, गली पूरी ब्लॉक, जो अंदर जाने वाली सड़क है ब्लॉक। हम उसको बोले भैया हटाओ, बाबू हटाओ, चाचा हटाओ, नहीं हटाया, कहा क्या कर लोगे? मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे। तुरंत वाहन पे गए, 5 मिनट बाद फ़ोन किया, मैंने कहा वो बाहर। मैंने कहा बात हो गई तुम्हारी RTO में, हमारी गाड़ी सीज हो जाएगी। कह रहा क्यों? मैंने कहा तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं हो रखा, अब 4 साल हो गए इंश्योरेंस खत्म हुए। कह रहा तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा इस नाम से गाड़ी है तुम्हारी रजिस्टर्ड, नोटिस इशू हो रही है। बेचारा 5 मिनट के अंदर गाड़ी स्टार्ट किया, हटा। और आज तक क्या जरूरत है, समझे? तो वो वाहन का ही एक कमाल था, ठीक है ना। हु इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू जनरेट, अब ये वाहन का मैंने नाम क्यों लिया? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि वैलिडेट होती हैं इंफॉर्मेशंस। वैलिडेट कहाँ से होगी? जब आप पैन नंबर कहीं डालते हो तो वैलिडेट होता है आपके UIDI से, हाँ या ना? अरे सॉरी, आधार नंबर जो होता है UIDI से होता है, ठीक है ना। पैन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हो जाता है। तो कहने मतलब ये वैलिडेट होती हैं चीजें। आपका ईमेल वेरीफाई करना है तो आपके पास ईमेल पर एक लिंक आता है, उसको आप क्लिक करते हैं तो ईमेल वेरीफाई हो जाता है। इसी तरह ये आपका जो ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स हैं आपके वाहन ऐप पे रजिस्टर्ड है या नहीं, सारी गाड़ियों का नंबर है वहां पे, वहां से वैलिडेट हो जाएगी इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? अच्छा, हु इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल?
हाँ, कोई भी, चाहे वो कंसाइनर हो या कंसाइनी हो, वेदर इन इज होन हायर्ड और पब्लिक कन्वीनियंस हो, कंसाइनर सामान भेजें या कंसाइनी, कोई भी एक हो, चाहे अपनी गाड़ी से, चाहे हायर्ड गाड़ी से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, सेड पर्सन शेल हैव टू जनरेट बाय फाइलिंग अ पार्ट बी। ठीक है, ई वे बिल जनरेट हो जाएगा पार्ट बी भरने पर। ई वे बिल इज नॉट जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वो भी हो सकता है, मैंने कहा ना पार्ट ए भर लो और सीधे ट्रांसपोर्टर को दे दो, पार्ट बी भर लेगा, वो अपना भर सकता है ना। The registered person shall furnish the information and e-way bill shall be generated by the transporter on the basis of the information furnished by registered person. ठीक है, e-way bill by the transporter. Transporter can register himself on the GST number portal. अगर नहीं है तो इनरोल करवाना पड़ेगा, और हर एक ट्रांसपोर्टर को इनरोल तो करवाना ही है। उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टर आईडी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, और उसी ट्रांसपोर्टर आईडी के बेसिस पर वो ईडब्ल्यूबी बिल जनरेट कर सकता है। इज इट क्लियर? अगर दोनों पार्टीज ने ई-वे बिल जनरेट नहीं किया, ना बायर ने ना सेलर ने, और सामान कौन ले जा रहा है, ट्रांसपोर्टर, ऐसे ही ले जाएगा वो, उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेगा बायर से लाओ ई-वे बिल लाओ, सेलर से कहेगा ई-वे बिल लाओ, नहीं लाओ चलो हम ही जनरेट कर देते। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रोड, where movement is caused by unregistered person, the e-way bill shall be generated by the unregistered person or the transporter. ई-वे बिल पर जा करके आपको कर देना है, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हैं, 50,000 रुपए से ऊपर का सामान है, बिल ऑफ सप्लाई आप अटैच करेंगे ही करेंगे, आप अपना ई-वे बिल बना सकते हैं। वेयर गुड्स आर सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स टू अ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, द नोन एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है ना, मतलब कोई भी जनरेट कर सकता है। ई-वे बिल इन केस ऑफ मूवमेंट बाय रेलवे, एयर और वेसल। 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, इसको जरा देखो। रिलीफ अप टू 50 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, हमने अपनी फैक्ट्री से सामान निकाला, हमको यहाँ से सामान भेजना है दिल्ली, कहाँ भेजना है, मेरी गाड़ी नहीं जा पाएगी दिल्ली, और ना मेरे पास कोई गाड़ी है दिल्ली जाने के लिए। मैंने एक ऑटो किया, ठेला किया, छोटी गाड़ी हायर की, उससे उस पर सामान लादा और ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास भेज दिया दूसरे प्लेस पर जहाँ से सामान जाएगा। उसकी दूरी 50 किलोमीटर के अगर अंदर है तो मुझे कोई ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? तो कहता है वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 50 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर to the place of business of the transporter for further transportation, बस यही एक कंडीशन याद रखना। The supplier or the recipient or the transporter may not furnish the detail of the conveyance in part B of EWB 01। वो तो जब ट्रांसपोर्टर के पास पहुंच जाएगा वो अपना EWB पार्ट बी जो है वो फुलफिल कर लेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि हम तो सप्लायर हैं, हमें तो मालूम ही नहीं वो कौन सी गाड़ी पे ले जाएगा, तो हम काहे टेंशन पाले, हम गाड़ी का नंबर कैसे लिख सकते हैं जब ये काम ट्रांसपोर्टर का है, तो उसी को ही दे दो। असाइनमेंट ऑफ ई-वे बिल नंबर, ठीक है, चलते हैं आगे। पहले हमको जो बात बतानी थी आज, ये सब तो बताएंगे। RFID देखो कहीं यार, चलो ये बता देते हैं पहले, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में बची कुछ चीजें हम लोग खत्म करेंगे। वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल दिमाग में रखना, अगर 100 किलोमीटर मैंने बता दिया है तुम लोग को, अगर 100 किलोमीटर तक का है तो 1 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन किसमें वो टाइम एप्लीकेबल नहीं होता, क्यों? क्या वो 100 किलोमीटर चल जाएगा एक दिन में? उसको गाड़ी मोड़ने में आधा घंटा मान लो लग सकता है, इतनी बड़ी गाड़ी होती है, तो उसके लिए 20 किलोमीटर बोला गया, नीचे देखो, एक दिन में। बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा कहता है कि हो 100 किलोमीटर से अधिक की अगर दूरी है तो नॉर्मल केस में एक एडिशनल डे इन केस ऑफ अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। हर एक 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर हो तो 2 दिन, 280 किलोमीटर हो तो 3 दिन, 390 किलोमीटर हो तो 4 दिन, 399 हो तो 4 दिन, 401 हो तो 5 दिन। अब बात समझ में आई? हर 100 या उसके पार्ट पर एक दिन,
इज इट क्लियर? पक्की बात है। लेकिन यहां पर ओवर डायमेंशनल कार्गो में 20 किलोमीटर पर एक दिन, 30 किलोमीटर पर 2 दिन, 50 किलोमीटर पर 3 दिन, 59 किलोमीटर पर 3 दिन, हर 20 किलोमीटर या उसके पार्ट पर एक दिन मिलेगा। इज इट क्लियर? 1 एडिशनल डे। कोई दिक्कत है क्या? ये वैलिडिटी है सर, वैलिडिटी खत्म भी हो सकती है। अभी मेरे पास ही कल कॉल आई थी एक बंदे की, कहता है सर मेरा सामान जो था ना, मेरा चला यहां से एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए सामान चला, गाड़ी बीच में रुक गई और बनने में टाइम लगा, ड्राइवर हो गया परेशान, गाड़ी छोड़कर भाग गया। 7 दिन तक गाड़ी वहीं रखी रही, रोड पर ही पड़ी रही। 7वें दिन दूसरा आदमी आता है, उस गाड़ी को ले जाता है, मतलब मेरा ही भेजा हुआ बंदा उस गाड़ी को आगे ले जाता है। रास्ते में डिपार्टमेंट ने रोक लिया और उसका ई वे बिल खत्म हुए 4 दिन हो गया। हमने 4 दिन बाद दोबारा भरा। अब वो लोग हमारे ऊपर पेनाल्टी लगा रहे हैं। पेनाल्टी कितनी है? 10,000 रुपीज, नहीं नॉट ओनली, और द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर। तो मेरे ऊपर तो 3 लाख का टैक्स का सामान जा रहा है, तो 10,000 या 3 लाख तो पेनल्टी कितनी लगा सकता है? और ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सेक्शन 129 और 130 में। मैं इसलिए ये सब कहानियां बता रहा हूं कि हम लोग 2-4 होते रहते। 129 और 130 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, सेक्शन पढ़ोगे आगे, जिसमें ये कहा होगी कि प्रॉपर ऑफिसर के पास ये पावर है कि उस पेनाल्टी को खत्म कर सके या उसके कम लगा सके। उसमें सीधा सीधा लिखा है 10,000 और द अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। बात खत्म हो गई ना। अब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है प्रॉपर ऑफिसर के पास। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? कह रहा है हमने तो टैक्स चोरी की नहीं, नहीं हमारा कैसा कोई इंटेंशन था, हमने ई वे बिल जनरेट किया था जिसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, उसके साथ इनवॉइस लगाया, हम तो सीधे साधे आदमी हैं। मैंने कहा वो तो आप जानते हैं आप सीधे साधे आदमी हैं, हम जानते हैं आप सीधे साधे आदमी हैं, ऑफिसर तो अपना काम करेगा। बात समझ में आई? मैंने कहा ठीक है हम कुछ केस लॉज निकाल करके देते हैं आपको। तो मैंने कई केस लॉज सर्च किए। हाँ, कुछ उनके फेवर में पॉइंट्स जा रहे थे, फिर कुछ ना कुछ पॉइंट्स अगेंस्ट में जा रहे थे, और केस लॉज ही थे। ठीक है ना? तो कहने का मतलब प्रॉब्लम्स हैं। बिल एक्सपायर अगर आपका कर गया, ई वे बिल एक्सपायर कर गया, तो ई वे बिल एक्सपायर करने के 4 घंटे पहले, जितना पहले हो सके, कम से कम 4 घंटे पहले, और बिल एक्सपायर होने के बाद 8 घंटे के अंदर आपको नया ई वे बिल जनरेट कर लेना चाहिए। कितने? पहले 4 घंटे नहीं हो पाया तो 8 घंटे बाद तक आप, एक्सपायर होने के बाद 8 घंटे तक जनरेट कर सकते हैं नया ई वे बिल, उसको वैलिडेट करने के लिए रीजंस के साथ। अब बात समझ में आई? तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं जो आती हैं डेली। क्लियर है? तो इसलिए पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना मजा आएगा। ये कहानी समझ में आई? अच्छा जी, मुझे एक और चीज बतानी थी आज आपको। ये ओवर डायमेंशनल कार्गो दिखा आपको क्या होता है? सीकेडी एसकेडी समझ में आया। एक मुझे आरएफआईडी बताना था, ये डॉक्यूमेंट्स टू कैरिड। आजकल देखो ना, सिस्टम बदल गया है, ऐप का जमाना है। किसका जमाना है? ऐप का जमाना नहीं है, ऐप का जमाना है। ऐप तो बुरी एप्स होती है, आदतें, वो वाले एप्स नहीं जो तुम लोग 6 पैक एप्स करते हो, वो नहीं। एप्स का मतलब, ऐप का मतलब बुरी आदतें, ठीक है ना? और यहाँ पर हम लोग ऐप की बात कर रहे हैं। किसकी? आपकी बात नहीं कर रहे, इधर ऐप की बात कर रहे हैं। अंग्रेज जो होते हैं ना, तो ऐप और आप में दोनों, ऐप कहाँ जा रहे हैं? वो ऐप कहाँ जा रहे हैं? तो सुनो इधर, बुरा नहीं ना लग रहा है मेरी बात का? लगना चाहिए ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि बुरा लगे। बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है? लग रहा है? क्या बिगाड़ लोगी मेरा? चलो इधर देखो, जो करना हो कर लो। सुनो अब मेरी बात।
ये RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। आजकल ऐप का जमाना है, हर चीज ऐप के साथ कनेक्टेड है। अगर आपकी गाड़ी जा रही है ना किसी दूसरे स्टेट में, आपकी गाड़ी, मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, अब ड्राइवर निकला यहां से गाड़ी लेकर के, रास्ते में कहता है पंचर हो गया, तेल खत्म हो गया, हाँ या ना, गाड़ी चला रहा है वो 2 नंबर गियर पे तेल खूब खा रहा है, मैं फोन करके बोलूंगा सुन जरा 4th गियर में गाड़ी मार तेल ज्यादा चल रहा है। मेरी बात समझना, मुझे ये पता चलेगा टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, मेरा माइलेज इतना है तो तेल इतना ही लगना चाहिए। गाड़ी का तेल अब खत्म नहीं हो सकता, अब गायब नहीं हो सकता, चोरी नहीं हो सकता। सुनो कितनी बड़ी बात है, केवल मोबाइल ऐप पर हम देख रहे हैं मेरी गाड़ी कहाँ पहुंची, डायरेक्ट जीपीएस से कनेक्टेड है, कहाँ रुकी हुई है, कितनी देर रुकी हुई है, सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं आज की डेट में, ठीक है ना। ये एक फायदा है। दूसरा, ये जुड़ी हुई हैं गाड़ियां किससे, RFID से। अगर गाड़ी RFID से जुड़ी हुई है तो उसकी एक डिवाइस होती है, जो मैंने शुरू में कहा था ना कि या तो वो डिवाइस लेकर के चलेगा या तो डॉक्यूमेंट्स लेकर के चलेगा, ये डिवाइस वही है। कहता है अ कॉपी ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस शैल कैरी, जो पर्सन इन चार्ज होगा वो कैरी करेगा इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान। समझ में आया। अ कॉपी ऑफ ई वे बिल या तो फिजिकली ले ले या तो वो RFID डिवाइस लेकर के चले, मैपिंग हो जाती है उसकी गाड़ी की, गवर्नमेंट को भी पता चलता है ये गाड़ी इतनी देर, उसके पास डिटेल यानी डेटा कलेक्ट होता रहता है। कल अगर गाड़ी पकड़ा गई तो वो सीधे RFID डिवाइस को देख करके पता सकता है कब चली थी, कहां रुकी थी, कितनी देर रुकी थी, सारा हिस्टोरिकल डेटा उसके पास आ जाता है। अब बात समझ में आई, मैपिंग होती है उसकी। ऑन टू द कन्वीनियंस एक्सेप्ट इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल और बाय वेसल। अब ऐसा नहीं है रेलवे में भी RFID डिवाइस लगा, एयरवे पे भी RFID डिवाइस लगा दो, पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। पक्की बात है, ये चीज समझ में आई। देखो लिखा है इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स उसको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा, इंपोर्टर को उसको कॉपी लेकर के चलना पड़ेगा। फिलहाल हमें जो बताना था मेन सारी चीजें मैंने इस चैप्टर की खत्म कर दी। नेक्स्ट सेशन में ये चैप्टर बहुत प्यार से खत्म होगा, कुछ भी ज्यादा तुम लोग को टेंशन नहीं होने वाली, जो भी छोटे मोटे पॉइंट्स बचे और जो न्यूमेरिकल होंगे वो खत्म हो जाएंगे। इज इट क्लियर। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा एंड